Good morning, all of you. Am I audible all? Hello. Yes. ओके, चलो स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी तक के हम लोगों ने यहाँ पर मिनरल न्यूट्रिशंस जो है उसके काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है वो हम देख चुके हैं। और मिनरल न्यूट्रिशन का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हमारा हो गया है, आज सेकंड लेक्चर है जिसमें एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स जो है, जिसमें आज हम लोग जो स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग क्या है बेटा, टॉक्सिसिटी क्या होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की, ये हम देखेंगे। टॉक्सिसिटी के साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों को आज अगेन कुछ और भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है वो हम देखना है हमें। जिसमें पहली चीज़ तो मैकेनिज़्म्स जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट का, क्या चीज़, जो एलिमेंट्स हैं ये कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं ये हम देखेंगे। और फाइनली इसके बाद हम लोग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म जो है, ठीक है, क्या चीज़, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ये भी हम लोग आज यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो इतना पोर्शन जो है हम लोगों को यहाँ पर अभी जो है ये देखना है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले किए, जल्दी से। चलो, तो सबसे पहले टॉक्सिसिटी की यदि हम बात करें तो टॉक्सिसिटी मीन्स माइक्रोन्यूट्रिएंट हम लोगों ने पढ़े थे, आपको याद होगा। और माइक्रोन्यूट्रिएंट प्लांट को बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और जब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की प्लांट को बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में यदि रिक्वायरमेंट है, तो अब यदि कभी कभी क्या कह सकते हैं हम लोग, कभी कभी यदि प्लांट में इससे का अमाउंट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, मॉडरेट इंक्रीज द माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो ये कॉज करेगा क्या चीज़, टॉक्सिसिटी। ठीक है, मीन्स बहुत ही स्मॉल कंसंट्रेशन जो होता है ये चाहिए होता है, ठीक। लेकिन यही कंसंट्रेशन यदि इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा बेटा, प्लांट को टॉक्सिसिटी हो सकती है इसकी। और प्लांट को जो टॉक्सिसिटी होगी किसकी, तो देखो टॉक्सिक कंसंट्रेशन मीन्स कितना, 10% ऑफ ड्राई वेट हम कह सकते हैं, कितना, 10% ऑफ ड्राई वेट, ये जो है ये कहलाता है बेटा टॉक्सिसिटी। ठीक है, अब टॉक्सिसिटी जो है कौन कौन सी हो सकती है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैग्नीज की टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है। और मैग्नीज का यदि टॉक्सिसिटी होता है ना, तो ये दूसरे टाइप के जो एलिमेंट्स है उसके एब्जॉर्प्शन में ये इंटरफेयर करेगा। तो इंटरफेयर करेगा तो टॉक्सिसिटी मीन्स व्हाट, आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सेल के लिए, ये सेल एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो इन सब्सटेंस का, इस एलिमेंट का क्या होगा, वहाँ पर डेफिशिएंसी हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि हमें यदि टॉक्सिसिटी सिम्टम्स हमको देखना है, तो टॉक्सिसिटी को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि मैग्नीज टॉक्सिसिटी हुआ तो हम इजीली बहुत आसानी से फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ सिम्टम्स जिसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। देखो ये मैग्नीज टॉक्सिसिटी है, तो यहाँ पे सिम्टम्स क्या है, ब्राउन स्पॉट्स जो है सराउंडेड द लीफ, ठीक है, ये जनरली देखने को मिलते हैं। ओके, सराउंडेड द लीफ जो है कैसे, ब्राउन। तो अब देखो आप, ये हेल्दी लीफ है, लेकिन लीफ यदि अफेक्टेड हुआ तो ये कैसे उसमें चेंजेस आता है आप ये देख रहे हो बेटा। ओके, सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन्स जो होता है, ठीक है, यहाँ पे भी होगा। क्यों, क्योंकि मैग्नीज जो है ये कंपटीशन कर रहा है किस चीज़ के लिए बेटा, जो अपटेक है किसका, आयरन का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम, इसके अपटेक को क्या करता है, ये अपटेक को आने नहीं देता, कंपटीशन करता है। तो माइक्रो का टॉक्सिसिटी हुआ तो मैक्रो की डेफिशिएंसी होंगी, ये याद रखना है।
समझ गए क्या चीज़? माइक्रो का यदि टॉक्सिसिटी हुआ तो मैक्रो एलिमेंट्स जो है उसका क्या होगा? डेफिशिएंसी हो जाएगा। डेफिशिएंट। ठीक है, चलो अभी देखो बेटा कुछ स्टूडेंट अब ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या करूँ, एंट्री दे दूँ उन लोगों को या रहने दो? आज डेली 15 से 20 मिनट लेट क्लास ज्वाइन करते हैं सभी लोग, उनका हर दिन हम वेट करते हैं। आज एंट्री ही नहीं देते, फिर कल से टाइम पे आएंगे फिर। ओके, तो कल से ध्यान रखो, स्पेशली बायो का जो क्लास होगा उसमें मुझे टाइम पे एंट्री चाहिए। यदि टाइम पे नहीं आए तो मैं आपको एंट्री नहीं दूंगा। तो अभी बाकी लोगों को मैंने वेटिंग लिस्ट में डाल दिया हूँ। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एनसीईआरटी क्या कह रहा है, मॉडरेट इंक्रीज इन माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या कॉज करेगा? टॉक्सिसिटी। एनी मिनरल आयन का कंसंट्रेशन यदि हम देखें टिश्यू में, ठीक है, तो वो यदि ये क्या होता है बेटा, कंसंट्रेशन रिड्यूस द ड्राई वेट ऑफ द टिश्यू अबाउट 10%, जिसको कंसीडर किया हुआ है टॉक्सिक कंसंट्रेशन। ठीक है, उसके ड्राई वेट के अकॉर्डिंग 10% ऑफ कंसंट्रेशन यदि हम देखा जाए तो ये इसका क्रिटिकल कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, तो टॉक्सिसिटी सिम्टम्स मतलब अब देखो ये तो बहुत कम चाहिए, ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली अफेक्ट करेगा, प्रॉब्लम करेगा। ओके, तो टॉक्सिसिटी सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, समझा बेटा? ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिया। एक्सेस रहा तो क्या होगा? ठीक है, आयरन मैग्नीशियम कैल्शियम जो है, ठीक है, इसके अपटेक को क्या कर रहा है, रोक रहा है। मैग्नीज टॉक्सिसिटी की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, श्वेता बेटा कहाँ थे अभी तक के? क्यों लेट ज्वाइन किए? रिस्पॉन्स करो जल्दी से। मेरा आवाज़ आ रहा है बेटा? हेलो, क्लास में हो या नहीं हो? जिसका आज रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा उसको मैं क्लास से वेटिंग लिस्ट में पहुंचा दूंगा डायरेक्ट। चलो बाकी लोग रिस्पॉन्स करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? यस। पूजा का और श्वेता का रिस्पॉन्स नहीं मिला है। हेलो, ठीक है, लगता है उन लोगों के पास मेरा आवाज़ नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, मैं इस बार कंसीडर करता हूँ कि आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, बट यदि नहीं है तो आप लोग जाइए वेटिंग रूम में। ठीक है, दो लोग एक्टिव है, दोनों को हम क्लास दे देते हैं, दो लोगों को वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के बाद आएंगे वो फिर। ओके, तो टॉक्सिसिटी समझ में आ गया बेटा? हाँ हाँ। अभी हम आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग जो है क्या देखेंगे बेटा, मैकेनिज्म्स। ठीक है, किसका? एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स का। ठीक, अब एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स का यदि हम मैकेनिज्म्स देखें तो कैसे एक्चुअली जो एलिमेंट्स है वो एब्जॉर्ब होते हैं। ओके, तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? श्वेता बेटा भी आवाज़ आ रहा है मेरा? हाँ सर। क्यों बेटा लेट क्यों ज्वाइन हुए आप? सर ज्वाइन हो गया था पर वो ज्वाइन नहीं हुआ बेटा, आप लेट आए। नेक्स्ट टाइम से क्लास के टाइम पे एंट्री चाहिए बेटा। मुझे कुछ प्रॉब्लम होता है टेक्स्ट कर दो मुझे कि सर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे। बट हाँ टाइम पे एंट्री चाहिए, क्योंकि आज मैंने आपको एंट्री दे दिया हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ मुझे रिस्पॉन्स भी चाहिए क्लास में। यदि आपका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा और टाइम पे एंट्री नहीं मिलेगी तो मैं डायरेक्टली वेटिंग लिस्ट में पहुंचा दूंगा। देखो पूजा अभी वेटिंग लिस्ट में है, वो सिर्फ क्लास ऑन करके सो गई है।
तो जब वो जागेगी तो फिर से रिज्वाइन करेगी क्लास में, तब उससे याद आएगा कि अरे मैं तो क्लास में थी, कहाँ चली गई। ठीक, तो अभी मुझे स्पेशली बेटा बायो के लिए सीरियसनेस, डिसिप्लिन और सिंसियरिटी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं और सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, मुझे आपका रिजल्ट भी चाहिए। नेक्स्ट टेस्ट किस टॉपिक पे होने वाला है आप लोगों का? प्लांट फिजियोलॉजी। कंप्लीट प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट प्लांट फिजियोलॉजी है उसके लिए आप अभी से रेडी रहिए और मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए। और लेवल जो है इस बार के लेवल से थोड़ा सा टफ रहेगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन नहीं रहेंगी बट एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। 80-20% का हम रेशियो वहाँ पे फॉलो करेंगे। ठीक है तो सारा कुछ एनसीईआरटी, आप पढ़िए एनसीईआरटी और फिंगर टिप सॉल्व कीजिए। कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझसे पूछिए, नहीं समझ में आता है तो अगेन पूछिए। ठीक है, लेकिन मुझे यस। परफेक्ट रिस्पॉन्स चाहिए आप लोगों का। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे और हम लोग जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बेटा? मैकेनिज्म एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, जो आइसोलेटेड, अब इसको हमको चेक करना है तो हम क्या करेंगे, जो भी आइसोलेटेड सेल्स हो सकती है या फिर आइसोलेटेड टिश्यू हो सकता है या फिर आइसोलेटेड ऑर्गन हो सकता है। ठीक है, इसको जब हम प्लेस्ड करते हैं डिस्टिल वाटर में, ठीक है, या सॉरी डिस्टिल वाटर नहीं कह सकते, डाइल्यूटेड मिनरल सॉल्यूशन में हम इसे क्या करेंगे, डाइल्यूटेड मिनरल सॉल्यूशन में हम प्लेस्ड करेंगे। तो प्लेस्ड करने पर हमें यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन होगा इसको हम 2 फेज में देखेंगे। एक तो यहाँ पे जो फर्स्ट फेज आएगी और सेकंड फेज। फर्स्ट फेज की यदि हम बात करें तो सबसे पहले आयंस जो है, जो भी आयंस रहेंगे, ये क्या कर रहा है बेटा, इंटर कर रहा है कहाँ पे, आउटर स्पेस ऑफ द सेल, ऐसे ही होगा। आयंस जो है आउटर स्पेस ऑफ द सेल में क्या किए, इंटर किए। अब इंटर करने के बाद फाइनली अभी क्या होगा, तो एंट्री करते ही जो सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, उसके बीचों बीच में क्या होता है बेटा, इंटर सेलुलर स्पेस। ठीक है, इंटर सेलुलर जो स्पेस है वहाँ पे पहुँचा, फिर जो नॉन लिविंग कंपोनेंट जो होता है वहाँ पे पहुँचेगा और यहाँ पे एपोप्लास्टिक मैकेनिज्म्स होंगी। क्योंकि हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट का स्टडी किए थे तो इस तरह से बेटा जो सेल्स है उसको विदाउट क्रॉस किए इस तरह से क्या होगा, यहाँ पर मूवमेंट होता है। तो ये क्या कहलाएगा, एपोप्लास्टिक मूवमेंट कहलाएगा। और एपोप्लास्टिक मूवमेंट जो होगा वो कैसा होगा, बहुत तेज़ी से होगा। मीन्स इस टाइप का जो मूवमेंट है वो क्या होगा, फास्टर होता है। और ये पैसिव होता है, किसी भी टाइप का एटीपी खर्च करना पड़ेगा कि इसमें नहीं, एटीपी का रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होता। लेकिन हम सेकंड फेज में हम देखें तो आयंस जो होते हैं ये क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। ठीक है, देन मूव करते हैं, जो स्पेस होता है वहाँ पे, ठीक, साइटोप्लाज्म और जो भी वैक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है उसमें एंट्री करेगा। तो इस टाइप का जो मूवमेंट है वो कैसा रहेगा बेटा, यहाँ पर ये कहलाएगा सिम्प्लास्ट मूवमेंट। और सिम्प्लास्ट है तो ये ऑब्वियसली धीरे जाएगा, स्लोअर होगा। और कभी कभी इसको रिक्वायरमेंट होती है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है एब्जॉर्प्शंस के लिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो है क्या चीज़ बेटा, मूवमेंट होता है। ठीक है, अब हम एनसीईआरटी क्या कह रहा है इस स्टेटमेंट को लेकर के वो हम समझ लेते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म्स जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स यदि हम समझें तो देखो डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपको ये एक सेल दिख रही है बेटा, इनसाइड में आप देख रहे हो ये एक सेल है। सेल में आउटर लेयर जो आप देख रहे हो वो हो गई क्या चीज़, सेल वॉल। उसके अंदर जो रहेगी सेल मेम्ब्रेन, बीचों बीच में यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, स्पेस आएगा। ठीक है, और उसके बाद अंदर कैस्पेरियन, एक्चुअली एक साइंटिस्ट है कैस्पर, उन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया था इसलिए इसे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। तो मूवमेंट यदि सेल को क्रॉस करते हुए हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, सिम्प्लास्ट।
और सेल वॉल के बीचों बीच से इस तरह से यदि मूवमेंट होगा तो वो क्या कहलाएगा, एपोप्लास्ट। प्लाज्मोडेस्माटा है, यहाँ से क्रॉस किया, साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल्स अंदर प्रेजेंट है, वहाँ पे क्या होगा, मूवमेंट होगा। समझे बेटा? ओके। तो Yes. यहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट होता है। ओके ठीक है। पूजा, आवाज आ रहा है मेरा आप लोगों को? हाँ। यस सर। ओके। पूजा क्लास में आ गए बेटा? यस सर। कहाँ गए थे, नींद लग गई थी क्या? नो सर, वो थोड़ा माइक का प्रॉब्लम था नेटवर्क इशू की वजह से। चैट में भी रिस्पांस नहीं मिला, माइक का प्रॉब्लम था तो? चैट में रिस्पॉन्स किया मैंने, मैसेज सेंड नहीं हो रहा था। अच्छा, चैट में भी मैसेज नहीं आया, चलो ठीक है। ओके, ध्यान रहे नेक्स्ट टाइम से बेटा टाइम पे क्लास ज्वाइन करना है और साथ ही साथ हाँ सर। रिस्पांस भी करना। सभी लोगों के लिए है इंस्ट्रक्शन, आपके लिए नहीं है। हाँ सर। हाँ। ओके चलो। ओके। तो अभी देखिए यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं और मैकेनिज्म्स जो है एब्जॉर्प्शंस का जो हम देख रहे थे, ठीक है, कंसेप्ट तो मैंने समझा दिया हूँ। अब एनसीईआरटी का एक एक लाइन जो है वो हम देखेंगे। तो इसमें क्या है, इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है आयंस का, और वो भी कहाँ में, पे सेल में। तो जब सेल में अंदर साइड जब मूवमेंट होता है तो इस मूवमेंट को इनफ्लक्स कहते हैं, ठीक है। और बाहर यदि मूवमेंट होगा तो उसे क्या कहते हैं, इफ्लक्स कहते हैं। तो जो प्रोसेस है एब्जॉर्प्शंस की, इसको टू फेज में जो है हमारे एनसीईआरटी ने समझा है। मतलब टू फेज में एब्जॉर्प्शन होता है, एक फर्स्ट फेज और एक सेकंड फेज। फर्स्ट फेज में क्या होता है बेटा, इनिशियल रैपिड और पैसिव अपटेक होगा। पैसिव अपटेक क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर कम है, तो डायरेक्टली यहाँ पे जब मूवमेंट होगा तो इसमें किसी भी टाइप का एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ेगा। और विदाउट क्रॉसिंग एनी मेम्ब्रेन जो मूवमेंट हो रहा है वो कैसा हो रहा है बेटा, इस सरफेस के थ्रू यहाँ से हो रहा है। तो इस टाइप का जो मूवमेंट है वो कैसा रहेगा, एपोप्लास्टिक मूवमेंट रहेगा। तो जो फ्री स्पेस जो होता है मीन्स आउटर स्पेस, वहाँ पे क्या है, आयंस पहुँच रहे हैं और आयन चैनल्स जो होते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, जो एक सिलेक्टिव पोर्स होते हैं उसकी तरह काम करते हैं और उसे अपने पास से अलाउ करते हैं। सेकंड फेज में जो है बेटा प्रोसेस बहुत स्लो होता है और सिम्पलास्ट होता है, क्योंकि मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ना है तो ऑब्वियसली स्लो होगा। और ये जो प्रोसेस होती है एक्टिव प्रोसेस होती है। एक्टिव प्रोसेस मीन्स यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होगा वो किस चीज़ का होगा, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। ओके, अब आता है बेटा एब्जॉर्प्शन तो हो गया, अभी ट्रांसलोकेशन कैसे होगा। तो ट्रांसलोकेशन जो मिनरल सॉल्ट्स का जो होता है वो जाइलम के थ्रू होता है और वो भी असेंडिंग स्ट्रीम, ये इस तरह से ऊपर साइड होगा। और ये जो रहता है ओनली वन डायरेक्शन में ही होता है। वाटर मिनरल्स आप देख रहे हो किसी भी टाइप की इन्वॉल्व नहीं है बिटवीन द सेल्स, थिक, ठीक है, स्टिफ लिग्निन से बना हुआ एक सेल्स है यहाँ पर। तो हमने कोहेजन अधेशन प्रॉपर्टी देखे थे, सरफेस टेंशन देखे थे, जिसकी हेल्प से मूवमेंट होता है, याद होगा आपको। तो ट्रांसपोर्ट मिनरल सॉल्ट का जो होता है, तो यहाँ पे जब हम एनालिसिस करते हैं जाइलम सैप का तो वहाँ पे हमें मिनरल सॉल्ट देखने को मिलता है। इसके लिए हमको रेडियो एक्टिव टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, रेडियो आइसोटोप मिनरल एलिमेंट का यूज करना पड़ेगा, तब जाके ही हम लोगों को यहाँ पे उसका प्रूफ मिलेगा कि ये प्रोसेस जो है ये कैसे हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या दिया है, सोयल जो होता है रिजर्वेयर ऑफ इसेंशियल एलिमेंट, ठीक है। तो आपने देखे होंगे जब वेदरिंग होता है, वेदरिंग मीन्स ब्रेकडाउन जो होता है रॉक का, तो वहाँ पे क्या चीज़, जो भी आयंस और इनऑर्गेनिक सॉल्ट रहते हैं वो उसमें मिल जाते हैं। और सोइल का एक्चुअली रोल क्या है, तो मिनरल्स जो है वो सप्लाई कर रहा है प्लांट को, वाटर को होल्ड करके भी रख रहा है, साथ ही साथ जो हर्बेसियस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं और अदर माइक्रोब्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एयर को रूट को एयर प्रोवाइड करना, मैट्रिक्स को स्टेबलाइजेशन जो होता है उसका, उसमें भी हेल्प करना इम्पोर्टेंट रोल है। यदि इसेंशियल एलिमेंट की डेफिशिएंसी हुई तो क्रॉप की यील्ड पे अफेक्ट हो जाएगा। तो फर्टिलाइजर्स का हम यूज करते हैं जिसमें मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं फर्टिलाइजर्स में, जो प्लांट की ग्रोथ और यील्ड को काफ़ी हद तक के बढ़ा देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हो गया मेटाबॉलिज्म, क्या चीज़ अपना एब्जॉर्प्शन ट्रांसलोकेशन। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट जो पोर्शन है वो हम देखेंगे,
और वो है हमारा क्या चीज़ बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, यहाँ तक के सारी चीज़ें क्लियर है? एक बार रिस्पॉन्स कर Yes. दो। Yes. चलो ग्रेट, तो आगे का पोर्शन देखते हैं अभी हम लोग जल्दी से। इसके लिए हमको स्लाइड का हेल्प लेना पड़ेगा, जस्ट वेट। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या चीज़, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ये हम समझेंगे। तो अभी देखिए बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें सबसे पहले तो क्या चीज़, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है ये हम समझेंगे। तो इसमें क्या होता है बेटा, जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है, एक्चुअली ये N111 के फॉर्म में, N2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। प्लांट के लिए नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है, जानते हो आप लोग। ओके, और प्लांट को बेटा ये ग्रेटेस्ट अमाउंट में चाहिए, ऐसा हम लोगों ने फंक्शंस में पढ़े थे, याद है। Yes. बट उसके बाद यदि हम देखें तो ये एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट प्रेजेंट होता है बेटा नाइट्रोजन, 78. 78। और 78% प्रेजेंट होने के बाद भी प्लांट इसे क्या डायरेक्टली यूज कर सकता है क्या? नहीं. डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। अब जब प्लांट इसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता तो फिर प्लांट में सबसे पहले क्या होगा, रिडक्शन होता है। किसका, जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है उसका, किस फॉर्म में, NH3 के फॉर्म में। लेकिन ये जो प्रोसेस हो रहा है ये कहाँ पे होगा, ये जो रिडक्शन आप जो देख रहे हो NH3 के फॉर्म में, ये कहाँ पर हो रहा है, तो ये रेड्यूस जो हो रहा है ये बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, ठीक है, उसमें ये प्रोसेस होंगी। ओके, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की यदि हम बात करें तो यहाँ पे कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स हैं ये कैपेबल होते हैं किस चीज़ के लिए बेटा, फिक्सिंग ऑफ द नाइट्रोजन। ओके, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना है तो उसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो है ये हेल्प करते हैं। अब ये कैसे हेल्प करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है क्या होता है, कैसे होता है, वो हम समझते हैं। तो इसमें देखिए बेटा, सबसे पहले तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हो रहा है तो ये जनरली दो टाइप का होगा, जिसमें एक आता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, और दूसरा क्या होता है बेटा, नॉन सिम्बायोटिक, या उसे क्या कहते हैं, असिम्बायोटिक। ओके, असिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए सिम्बायोटिक में स्पेशली क्या है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं,
और बैक्टीरिया जो है ये एसोसिएटेड होते हैं बेटा। ओके, बैक्टीरिया जो है ये एसोसिएटेड रहते हैं, ठीक है, किसके साथ? प्लांट के साथ। अब प्लांट के साथ जो बैक्टीरिया एसोसिएटेड है तो कौन कौन से आएंगे बेटा? तो एक तो जनरली BGA जो है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ओके, अब साइनोबैक्टीरिया में क्या क्या आ रहा है? एनाबीना, और क्या है बेटा? नोस्टॉक, और क्या है? ओलोसिरा। ये कुछ बैक्टीरिया है। ओके, ये जो बैक्टीरिया है ये प्रेजेंट होता है जो पैडी फील्ड होता है ना वहाँ पर। ये आप लोगों को माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर में भी आएगा बेटा, ये वाला पोर्शन। तो ये क्या है, एक तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को तो फिक्स कर ही सकते हैं, साथ ही साथ नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन है वो भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया एक पॉइंट। अब असिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन देख लेते हैं हम लोग क्या है थोड़ा सा और। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है जो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही होगा, बट यहाँ पे जो एसोसिएटेड है प्लांट से, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? सिम्बायोसिस। गिव एंड टेक रिलेशनशिप जो होता है वो सिम्बायोसिस कहलाता है। बट असिम्बायोटिक में क्या होता है? जो फ्री लिविंग स्टेट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, ठीक है, वो किसी के भी साथ एसोसिएटेड नहीं रहेंगे, फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हो, ठीक है। अब फ्री लिविंग जो होते हैं बैक्टीरिया, इसमें 2 टाइप्स आता है। 2 टाइप्स मीन्स इसमें यदि हम देखें तो एक जो होता है वो एरोबिक हो सकता है, और एक जो होगा वो कैसा रहेगा? एनएरोबिक। एक होगा एरोबिक और दूसरा होगा एनएरोबिक। तो एरोबिक और एनएरोबिक की यदि हम बात करें तो इसमें जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले तो आता है एजोटोबैक्टर। ये जो है एरोबिक बैक्टीरिया हो गया। उसी के साथ साथ बेजरनिकिया एंड क्लोस्ट्रीडियम। तो ये जो बैक्टीरिया है ये कैसा हो गया बेटा? एरोबिक। इसमें क्लोस्ट्रीडियम जो है ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा एनारोबिक। साथ ही साथ एनारोबिक में एक और एग्जांपल आता है, जैसे रोडोस्पाइरिलम कहते हैं। क्या आता है? रोडो स्पाइरिलम। ओके, और ये जो बैक्टीरिया ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है बेटा, लेकिन बाकी के ये जो बैक्टीरिया है ये सिर्फ और सिर्फ ओनली ये नाइट्रोजन को ही फिक्स करेंगे। इधर साइड बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी फिक्स कर सकता है और नाइट्रोजन को भी फिक्स कर सकता है, ठीक है। रोडोस्पाइरिलम जो होगा ये नाइट्रोजन भी फिक्स कर सकता है और फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, लेकिन ये जो तीनों हैं ये ओनली नाइट्रोजन को ही फिक्स करेंगे। ओके, तो ये याद रखना है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। क्या देखेंगे अभी हम? अब हम देखेंगे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर वापस से हम अपने स्लाइड पे आएंगे और एक एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे, हमारा एनसीईआरटी क्या कह रहा है। तो इसमें बेटा जो सिम्बायोटिक जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है मीन्स एक तो हमारे पास जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो होगा वो बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया का जो एसोसिएशन होगा वो किससे होगा? वो रहेगा प्लांट के साथ। और उसके बाद प्लांट के साथ एसोसिएटेड हो रहा है तो कहाँ पर नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है? तो ये आ जाएगी उसकी साइट। ओके, तो इस तरह से थोड़ा सा हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं बेटा।
तो अभी यहाँ पे जैसे हम बैक्टीरिया की हम बात करें तो एक आपने राइजोबियम नाम तो सुने ही होंगे, बहुत कॉमन है। तो राइजोबियम जो है ये कहाँ कौन से प्लांट के साथ एसोसिएट होगा? लेग्यूमिनेस। लेग्यूमिनस प्लांट। ओके, और लेग्यूमिनस प्लांट के कहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स करता है ये? नोड्यूल, रूट नोड्यूल। रूट नोड्यूल्स में। ओके, ये हो गया राइजोबियम। राइजोबियम के अलावा यदि हम देखें तो अगेन एक बैक्टीरिया है जिसे कहते हैं फ्रैंकिया, और ये जो फ्रैंकिया जो होता है ये एसोसिएटेड होता है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ। अब नॉन लेग्यूमिनस प्लांट मींस एल्नस दिया आपके एनसीईआरटी में। हाँ यस। ओके, एक और प्लांट होता है जिंकगो, जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल है क्या? हाँ। हाँ ठीक है, और एक एंजियोस्पर्म प्लांट भी आता है मिरिका, तो ये भी उसके रूट जो होती है, रूट में जो नोड्यूल्स होता है उसमें ही एसोसिएशन जो है रखता है। और एक जेंथोमोनास होता है बेटा, हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया। तो जेंथोमोनास जो होता है बेटा लीफ के नोड्यूल्स जो होता है उसमें ही जो है नाइट्रोजन को फिक्स करता है, और सेम प्लांट आएंगे बेटा। ओके, अब मुझे बताइए लेग्यूमिनस प्लांट के एग्जांपल्स कौन कौन से आते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट एनसीईआरटी में दिया है ना, ये देखो एक है अल्फा अल्फा, एक है स्वीट पोटैटो। क्लोवर, एक है स्वीट पी, स्वीट के नाम याद आता तो पोटैटो याद आता हमको सबसे पहले, है ना। एक है लेंटिल्स, गार्डन पी भी आता है, ब्रॉड बीन भी आता है, क्लोवर बीन भी आता है, ये सब एनसीईआरटी में है। ओके, तो ये हैं कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कैसे हो रहा है उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पर इस कंसेप्ट को एनसीईआरटी के स्टेटमेंट से समझते हैं, और वंस अगेन हम आएंगे जहाँ पे राइजोबियम का लेग्यूमिनस प्लांट के साथ कैसे एक्चुअली एसोसिएशन होता है वो हम समझेंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में जो आपके एनसीईआरटी ने जो यहाँ पे जो कंसेप्ट दिया है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन साइकिल जो है, ठीक है, ये एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो नाइट्रोजन साइकिल मीन्स एक मोस्ट प्रिविलेंट एलिमेंट जो नाइट्रोजन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए होता है। प्लांट जो है कॉम्पिटिट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो नाइट्रोजन जो है यदि हमारी मिट्टी में देखें तो वो लिमिटेड रहेगा। तो नाइट्रोजन एक लिमिटेड न्यूट्रिएंट हो सकता है बेटा नेचुरल और एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के लिए। ओके, तो अभी यहाँ पे नाइट्रोजन जो है नेचुरल और क्या है एग्रीकल्चर इकोसिस्टम जो उसके लिए चाहिए ही चाहिए। तो नाइट्रोजन सबसे पहले जो कोई एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है इसका अमोनिया के फॉर्म में सबसे पहले फिक्सेशन होगा, ठीक है। फिर वो आगे चल के अमोनिया से नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है NO3 और NO2 में, फिर उससे अमोनियम आयन बनता है, ठीक है, और वापस वो प्लांट जब एब्जॉर्ब करते हैं तो रिटर्न बैक डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिटर्न बैक भी आ जाता है। तो कैसे हो रहा है? तो सबसे पहले देखो नाइट्रोजन जब लाइटनिंग और थंडरिंग हो रही है, आप देख रहे हो यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रहा है जिससे एनर्जी मिलेगा, तो नाइट्रोजन जो है उसके अलग अलग कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के अलग अलग कंपोनेंट्स यहाँ पे फॉर्म हो गए हैं। फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी है बेटा जो नाइट्रोजन फॉर्म कर सकती है। फॉरेस्ट फाइबर्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो होता है, पावर जनरेटिंग स्टेशन, ये भी बेटा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है बेटा, ये एक सोर्स है।
तो अब देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है, एक तो कुछ बैक्टीरिया की हेल्प से अमोनिया बना रहा है, कुछ इंडस्ट्रीज नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में फिक्स कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्सन जो है NH3 के फॉर्म में जब होगा तो इस फिनोमेना को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। फिर जब अमोनिया से NO2 और NO3 में कन्वर्सन जब होगा, कुछ बैक्टीरिया वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास, ओके। तो नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, ये कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया बेटा, केमिकल से अपना फूड खुद बना सकते हैं। तो इस फिनोमिना को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन, ओके। देखो अमोनिया है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस NO2 फॉर्म की है, फिर NO2 का नाइट्रोबैक्टर की हेल्प से NO3 में कन्वर्सन हो गया। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? नाइट्रिफिकेशन। ओके। अब जब नाइट्रिफिकेशन हो गया, प्लांट इसको अब्जॉर्ब कर लेंगे, एनिमल में चला जाएगा, इन दोनों का डिकम्पोजिशन होता है तो वापस से ये अमोनिया बना सकता है। तो इस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहते हैं। और नाइट्रोजन के कंपाउंड वापस एटमॉस्फेयर में जब रिटर्न बैक जाते हैं तो उस प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। बस इतना आपको याद रखना है, सफिशिएंट। तो अब प्लांट ने एब्जॉर्ब किया नाइट्रेट को, ट्रांसपोर्ट हुआ लीफ में, लीफ का में रेड्यूस हो गया वो अमोनिया के फॉर्म में, फाइनली ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड में कन्वर्सन हो गया। फिर नाइट्रेट जो मिट्टी में प्रेजेंट था उसका जब रिडक्शन होता है तो कभी कभी जो है नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है, उस फिनोमिना को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ये स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है इसकी प्रेजेंस में होता है, ओके। तो अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन देखो, मैं बता रहा था आपको, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन नाइट्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में अमोनिया में कन्वर्सन हुआ। तो कुछ ही ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन के फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं। तो कुछ प्रोकैरियोटिक स्पीसीज है बेटा जिसमें एक एंजाइम होता है जैसे नाइट्रोजिनेज एंजाइम कहते हैं, और उस एंजाइम में कैपेबिलिटी होती है कि ये मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, तो इसलिए इसको हम नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सर। ओके। तो अब ये जो नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम जो होता है ना, इसमें बेटा 2 सब यूनिट्स होती है। कितनी? 2 सब यूनिट्स होती है। तो थोड़ा सा नाइट्रोजिनेज एंजाइम को हम समझते हैं, फिर हमें आगे का कंसेप्ट और भी अच्छे से समझेगा। तो इसमें देखो क्या देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं अभी नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है क्या है बेटा, इसमें है 2 सब यूनिट। अब ये जो 2 सब यूनिट जो है इसमें एक तो दिख रहा है हमको जो है वो क्या है, लार्जर सब यूनिट, और दूसरा जो हमको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, स्मॉलर सब यूनिट। तो लार्जर सब यूनिट जो है यदि हम देखें तो इसमें प्रेजेंट होता है आयरन एंड मोलिब्डेनम, याद है FeMO पढ़े थे हमने। हाँ। और जो स्मॉलर सब यूनिट जो होती है इसमें प्रेजेंट होता है ओनली आयरन। थोड़ी देर बाद मैं डायग्राम से ड्रॉ करके समझा दे रहा हूँ कैसा होता है ये, ठीक है। ये ऐसा। फिर इसके बाद यहाँ पे इसका हम और स्ट्रक्चर देखें तो लार्जर सब यूनिट जो होती है टेट्रामर होती है बेटा, ठीक है। कैसा होता है? टेट्रामर, 3 साइड्स वहाँ पे, और ये जो होता है ये होता है डाइमर। तो यहाँ पे जो लार्जर सब यूनिट जो होती है इसमें क्या होगा, ये एक्टिव साइट होती है जहाँ पे नाइट्रोजन आके बाइंड कर सकता है। एक्टिव साइट फॉर क्या बेटा? नाइट्रोजन। तो डायग्राम देखो आपको तब समझेगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है बेटा बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है बेटा। तो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस कैसे?
तो देखो ये एक नाइट्रोजनेज एंजाइम में जो है इसका डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन जो है मीन्स मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है, ये N ट्रिपल बॉन्ड N के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो एक नाइट्रोजन इस तरह से और एक नाइट्रोजन इस तरह से इसके साथ क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, ये ऐसा, समझ गए। तो yes, ये जो हो गया, ये क्या हो गया, नाइट्रोजनेज एंजाइम हो गया। क्या हो गया, ये नाइट्रोजनेज एंजाइम। तो अभी ये जो नाइट्रोजनेज एंजाइम क्या करता है बेटा, इस 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन को लेके उसका रिडक्शन करेगा, ठीक है। अब रिडक्शन करेगा तो वही सेम डायग्राम वैसे हमें ड्रॉ करना पड़ेगा सबसे पहले तो, ओके। और जो नाइट्रोजन आई थी यहाँ पे, ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे क्या था, 1 2 3 ऐसे ट्रिपल बॉन्ड थे। तो अभी यहाँ पे N और N के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड मीन्स NH डबल बॉन्ड NH, ऐसा हो जाएगा। पहले ये ट्रिपल बॉन्ड था ऐसा, तो अभी क्या है, साइड में एक एक हाइड्रोजन जो इसके साथ क्या हो गया, अटैच्ड हो गया। फिर आगे क्या होगा बेटा, 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसकी रिक्वायरमेंट में, इसके प्रेजेंस में यहाँ पे फिक्सेशन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होता है ये कैसा बेटा, हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो ये कैसे हो रहा है, तो अगेन यहाँ पे सेम प्रोसेस होंगी। फिर से आपको इस तरह से नाइट्रोजन जो है ये ड्रॉ करना है, ठीक है। मैं हर जगह पे कलर चेंज कर दे रहा हूँ, समझो आप बात को बस। तो यहाँ पे N और N जो रहेगा, अभी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन इस पे NH2 और NH2 जो है ऐसे हो गए, 1 2 1 2 हाइड्रोजन ऐसे जुड़ गए इसमें। फिर से सेम प्रोसेस होगा, 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में, ओके। अब 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में जब प्रोसेस हो रही है तो अभी सिर्फ N और N जो है यही रहेगा, यहाँ का जो बॉन्ड है टूट गया है। तो अभी N और N जो यहाँ पे प्रेजेंट है मीन्स क्या होगा यहाँ पे, आप बताइए। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, N और N मीन्स 1 2 3 1 2 3 मीन्स NH3 और NH3, एक नाइट्रोजन से 2 अमोनिया मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे बेटा। तो इसको हम एक इक्वेशन के बेस पे समझेंगे। तो टोटल कितना हुआ, नाइट्रोजन को तोड़ना था तो 8 इलेक्ट्रॉन लगे, 8H+ चाहिए हमको, और साथ ही साथ बेटा इसके फॉर्मेशन में 16 ATP का यूज होता है, तब 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। एक अमोनिया को बनाने के लिए 8 ATP लगता है, तो 2 अमोनिया बन रहा है बेटा एक मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन से। तो उसके लिए टोटल 16 ATP जो है वो खर्च करना पड़ेगा, ओके। अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस जो हो रही है ये कैसे हो रही है और कहाँ पर हो रही है, तो ये जो प्रोसेस कहाँ पर हो रही है उसको समझ लो बेटा। तो ये जो प्रोसेस है तो ये क्या है, सबसे पहले तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है उसके पास नाइट्रोजनेज एंजाइम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे राइजोबियम का लेगुमिनस प्लांट से एसोसिएशन कैसे है वो समझ लो पहले। तो राइजोबियम लेग्यूम एसोसिएशन, ओके। तो राइजोबियम लेग्यूम एसोसिएशन कैसे रहेगा, तो देखो ये प्लांट की रूट रहेगी इस तरह से, है इस तरह से प्लांट का रूट। प्लांट की रूट के साथ ही साथ यदि हम यहाँ पर देखें तो ये जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है रूट हेयर्स आ गया। फिर रूट हेयर्स के बाद यहाँ पे जो है ऐसी इसमें क्या होंगी, सेल्स प्रेजेंट रहेंगी ऐसे। तो स्ट्रक्चर को ध्यान से समझो बेटा। माइक किसका ऑन है बेटा, ऑफ करो माइक। श्वेता, तो अब यहाँ पे देखो ये जो हो गया ये वाला पार्ट,
ये हो गया क्या चीज़ बेटा, आउटर लेयर, ठीक है। और आउटर लेयर पे यहाँ पे इस तरह से दो चीज़ है बेटा, एक तो ये जो है ये हो गया रूट हेयर्स, क्या हो गया ये हो गया रूट है। रूट हेयर्स। रूट हेयर्स के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो है ये बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया है ये हो गया राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। अब राइजोबियम बैक्टीरिया जो है इसके बाद यदि हम देखें तो यहाँ पे साथ ही साथ क्या चीज़ बेटा, ऐसे सोयल के पार्टिकल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है। हो गया इस तरह से। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, ये जो रूट जो आप देख रहे हो इस रूट में, ठीक है, ये सिक्रेट करता है एक केमिकल, ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक केमिकल सिक्रेट करता है। और जो केमिकल सब्सटेंस जो यहाँ पर सिक्रेट हुआ, ठीक है, तो केमिकल सब्सटेंस जिसमें शुगर हो सकता है और फ्लेवोनॉइड्स भी हो सकता है, शुगर एंड फ्लेवोनॉइड। तो इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, जो राइजोबियम है वो अट्रैक्ट करेगा। कहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है बेटा राइजोबियम, रूट के पास, रूट है। ठीक है। अट्रैक्ट करने की वजह से बैक्टीरिया का मूवमेंट होगा, तो इस टाइप के मूवमेंट को क्या कहते हैं, कीमोटैक्टिक मूवमेंट। क्या कहलाएगा, कीमोटैक्टिक मूवमेंट हुआ यहाँ पर। अब कीमोटैक्टिक मूवमेंट जैसे हुआ तो बैक्टीरिया फाइनली अल्टीमेटली जब यहाँ पे पहुंचा तो बैक्टीरियल सेल जो रहेगी वो क्या होगी, डिवाइड होंगी। तो एक काम करते हैं, हम बैक्टीरियल सेल को थोड़ा सा अलग डायग्राम से ड्रॉ करते हैं। कौन सा कलर ले ले, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ये जो है ये बैक्टीरिया है। तो अभी क्या हो रहा है बेटा, ये जो बैक्टीरियल सेल है ये मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई। तो अभी जो बैक्टीरियल सेल जो मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ, तो मल्टीप्लाई मीन्स कैसे, तो देखो ये हमारी ये आउटर लेयर थी इस तरह से, ये रूट हेयर्स यहाँ पे आएंगे इस तरह से। तो अभी इस तरह से कर्लिंग होता बेटा रूट हेयर्स का, और रूट हेयर की कर्लिंग हुई, और कर्लिंग के साथ ही साथ यहाँ पे जो बैक्टीरिया है इस तरह से मल्टीप्लाई कर गए। ओके, ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ रहे हैं अभी हम। तो कीमोटैक्टिक मूवमेंट हुआ, देन अभी जो बैक्टीरिया है ये क्या होगा बेटा, तो बैक्टीरिया अभी यहाँ पर डिवाइड हुआ एंड कॉलोनाइज हो गया, ठीक है। बैक्टीरिया डिवाइड हुआ एंड कॉलोनाइज हुआ, और अभी क्या हुआ, जो बैक्टीरिया है वो अटैच्ड हो गया, कहाँ से, रूट हेयर से अटैच हुआ क्या, बैक्टीरिया किससे, रूट हेयर से। आरएच समझ जाओगे ना। यस। इसका फाइनली जो रिजल्ट है वो हो जाएगा कर्लिंग। आप देखो इस डायग्राम में देख रहे होंगे, ये जो है इस तरह से रूट हेयर से अटैच्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से रूट हेयर्स की क्या होंगी बेटा, कर्लिंग हो जाएगी। कर्लिंग। अब कर्लिंग होते ही क्या होता है कि जो इसका ये जो वॉल होता है ना, ये वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये होने लग जाता है डाइजेस्ट। ओके, अब जैसे ही डाइजेस्ट हुआ तो देखो ये डायग्राम थोड़ा सा कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। अभी ये जो रूट हेयर्स वाला जो डायग्राम है ना आपका बैक्टीरिया का, ये इस तरह से ये ऐसा हो गया। तो इसकी वजह से अब वो जो बैक्टीरिया जो था वो क्या हो गया, वो अंदर चला गया, ठीक है। तो बैक्टीरिया भी इसके अंदर इस तरह से आके एक थ्रेड बना लेता है बेटा। तो बैक्टीरिया जो है देखो, वॉल डाइजेस्ट हुआ, पुल ग्रो टुवर्ड्स द इनर साइड, देन कैरी किया बैक्टीरिया इनर साइड ऑफ द रूट, जिससे क्या फॉर्म हो गया बेटा, एक इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन हो गया।
अभी यहाँ पे जो फॉर्म हुआ इसे क्या कहेंगे? इन्फेक्शन थ्रेड। ओके, अब जल्दी जल्दी लिखो ना तो ये मेरा पेन भी जो है ना लैग करने लगता है। ठीक है, तो इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्म हो गया। अभी रिकॉर्डिंग ऑन तो है ना बेटा? रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है क्या? है। है ना? हम्म। ओके, अब इन्फेक्शन थ्रेड बन गया। तो अभी देखिए इसकी हेल्प से आगे क्या होगा प्रोसेस। तो ये देखो फिर से वही डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। ये वाला हमारा आउटर लेयर है और इस तरह से यहाँ पे ये इन्फेक्शन थ्रेड बना। तो ये फाइनली अल्टीमेटली अंदर साइड की जो सेल्स है, इधर क्या है? कॉर्टेक्स सेल थी अंदर। हाँ। ओके, यहाँ तक के पहुँच गया ये। और ये जो कॉर्टेक्स सेल तक के जब फाइनली पहुँचा है तो यहाँ पे बेटा इनिशिएट होता है नोड्यूल्स का फॉर्मेशन। अभी ठीक है, यहाँ पहुँचने के बाद नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। कैसे होगा? तो अब यहाँ पे देखो ये जो बैक्टीरिया जब अंदर पहुँचा तो बैक्टीरिया का काम है आगे। अब बैक्टीरिया फाइनली यहाँ पे पहुँच गया इस तरह से। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या करेगा? अब यहाँ पे रिलीज करता है कुछ केमिकल सब्सटेंस को। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो रहा है, एक तो बैक्टीरिया जो है ये रिलीज करा, ठीक है, और सिक्रेट करता है हार्मोन। अभी हमने पीजीआर पढ़े थे, सेल डिवीजन के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए होता बताओ? भूल गए? साइटोकाइनिन पढ़े थे हमने, साइटोकाइनिन। और इसी टाइम पे बेटा प्लांट भी एक हार्मोन सिक्रेट करता है। प्लांट से भी एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है। कौन सा? ऑक्सीन। और फिर ऑक्सीन और साइटोकाइनिन का एक रेशियो रहेगा जिसकी हेल्प से क्या होगा बताओ? सेल डिवीजन होता है कॉर्टेक्स सेल का। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर? सेल डिवीजन हुआ। किसका सेल डिवीजन होगा? कॉर्टेक्स सेल्स का। जिससे क्या होगा बेटा? फॉर्मेशन हुआ मासेस ऑफ सेल्स। मास ऑफ सेल्स फॉर्म हो गया। और मास ऑफ सेल्स जो फॉर्म हुआ इसे क्या कहेंगे बता दो? इसे कहते हैं रूट नोड्यूल। समझे बेटा? तो देखो रूट नोड्यूल्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कैसा होता है। तो जो रूट नोड्यूल्स है, देखो ये एक प्लांट सेल का हम स्ट्रक्चर जो है ये ड्रॉ कर रहे हैं। ये इस तरह से। तो इसमें ये एक जो है सेल वॉल हो गया और अंदर जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। और इसके अंदर इस तरह से ये जो एसोसिएटेड जो रहेगा ये रहेगा बैक्टीरिया। बैक्टीरियोइड्स कहते हैं, जो फिक्स कर रहा है क्या चीज़? नाइट्रोजन। मतलब ऐसे बहुत सारे क्लस्टर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बेटा। ठीक है, ये बैक्टीरिया डायरेक्ट ऐसा नहीं रहेगा, अंदर भी एक मेम्ब्रेन फॉर्म हुई है। तो इस तरह से यहाँ पे क्लस्टर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे और ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ पर होगा? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा इन्वॉल्व होगा? तो रूट जो नोड्यूल्स होता है, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। और रूट नोड्यूल्स का जहाँ पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है यहाँ पे ओनली एन एरोबिक कंडीशन चाहिए होती है। ठीक है, एनारोबिक कंडीशन चाहिए। क्यों चाहिए एनारोबिक कंडीशन और किसकी वजह से बनता है एनारोबिक कंडीशन बताइए? लैग हीमोग्लोबिन जो होता है इसे ऑक्सीजन स्कैवेंजर कहते हैं बेटा। ये एक पिंक कलर का पिगमेंट होता है। आपने देखा ना नोड्यूल जनरली पिंक कलर का दिखाई देता है। तो ये जो है ये पिंक कलर का पिगमेंट होता है जो एक तो ऑक्सीजन कैरियर भी होता है और ऑक्सीजन स्कैवेंजर भी होता है। अब देखो थोड़ा फास्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये सही लिखा नहीं रहा है। ऑक्सीजन कैरियर और ऑक्सीजन स्कैवेंजर।
इस तरह से यहाँ पे ये यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन इधर से आई तो उसको पकड़ लेगा, खा जाएगा। उसकी वजह से एक तो रूट नोड्यूल्स पिंक कलर का है और साथ ही साथ ऑक्सीजन जो है उसको ख़त्म कर देगा, तो एनारोबिक कंडीशन यहाँ पे क्या होंगी, फॉर्म होंगी। तो अब जो राइजोबियम की हम बात करें तो राइजोबियम जो है बेटा ये फ्री स्टेट, ठीक है, दो तरीके से होता है। ये फ्री स्टेट में होता है कहाँ पे, लेग्यूम प्लांट में, और यही चीज़ हम देखें तो एरोबिक होता है और एनारोबिक भी होता है, ठीक है। तो अब दोनों कंडीशन देख रहे हैं बेटा। तो राइजोबियम जो होता है यदि फ्री स्टेट में रहा तो एरोबिक रहेगा, और जब एरोबिक रहा तो इसे क्या कहेंगे, नॉन फंक्शनिंग। ये आपको नहीं समझाऊंगा, फिर से समझा दे रहा हूँ। ये जो है नॉन फंक्शनिंग रहेगा, कब, जब फ्री स्टेट में रहा तो। लेकिन यही राइजोबियम जब लेगुमिन प्लांट में गया रूट के नोडुल्स में, तो वहाँ पे कंडीशन रहती है एनारोबिक, जब ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है। तो ये नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन है वो प्लांट में ही जाके कर सकता है, प्लांट के बाहर नहीं कर सकता है, समझे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ओके, तो चलो हमारा एनसीईआरटी क्या कह रहा है वो हम देख लेते हैं जल्दी से, ताकि चैप्टर ही हम कंप्लीट कर लें। आज टाइम है ना अभी हमारे पास। सबसे पहले तो बेटा रिस्पॉन्स करो, यहाँ तक क्या समझा सारा कुछ। यस सर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मैक्सिमम स्टूडेंट इस पोर्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट समझ में नहीं आता अच्छे से। आज आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये वाला पोर्शन। हेलो, कंफ्यूजिंग पार्ट था क्या ये आपके लिए? हाँ। ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसे हम लोग देख रहे थे, तो नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट किया जा रहा है। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है यूटिलाइज कर सकते हैं और उसके हम नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। तो अब ये प्रोसेस कैसे हो रही है, तो यहाँ पे हमने देखे नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नोस्टॉक, रोडोस्पाइरलम, एजोटोबैक्टर। ये रूट में नोड्यूल्स आप देख रहे हो बेटा। नोड्यूल्स जो है राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ कैसा रहा। कुछ फ्री लिविंग होते हैं, एजोटोबैक्टर बर्जनिका जो एरोबिक बैक्टीरिया है, रोडोस्पाइरलम बैसिलस एनारोबिक होता है, साइनोबैक्टीरिया एनाबिना और नोस्टॉक भी यहाँ पे आते हैं। सिम्बायोटिक जो एसोसिएशन होता है वो बैक्टीरिया है राइजोबियम। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, इसे हम सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कह सकते हैं। तो प्लांट की रूट में देखो आप ये बैक्टीरिया देख रहे हैं, और बैक्टीरिया के पास एक हीमोग्लोबिन है जिसे लैग हीमोग्लोबिन कहते हैं, और राइजोबियम में नोडल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये हम देख रहे हैं। तो लेगुम बैक्टीरिया का जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, राइजोबियम स्पीसीज जो कि रॉड शेप होता है, ये एक इंपॉर्टेंट बेटा, ये याद रखना है। तो जो अल्फा अल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटाइल्स, गार्डन पी, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन, ठीक है, इनमें प्रेजेंट होता है। मोस्ट कॉमन एसोसिएशन होता है एज अ नोड्यूल। अब नोड्यूल्स के फॉर्म में हम देखें तो सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जैसे कि फ्रैंकिया जो है ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स फॉर्म कर सकता है। रूट ऑफ नॉन लेगुमिनस प्लांट जैसे कि एल्नास होता है। राइजोबियम और फ्रैंकिया फ्री लिविंग होते हैं सॉइल में, बट सिम्बायोटिक रहा तो ही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन कर सकते हैं। सेंट्रल पार्ट जो होता है नोड्यूल्स का वो रेड या फिर पिंक कलर का होता है। किसकी वजह से होता है? एक हीमोग्लोबिन का ही मॉडिफिकेशन होता है जिसे लैग हीमोग्लोबिन कहते हैं। लैग मीन्स लेगुमिनस प्लांट में प्रेजेंट है इसीलिए। ओके, तो इस तरह से प्रोसेस होती है। तो राइजोबियम देखो बेटा, ये सॉइल पार्टिकल्स आप देख रहे हैं, रूट है, एक्सटर्नल लेयर और रूट हेयर्स। सबसे पहले मल्टीप्लाई करके कॉलोनाइज करता है इस तरह से, जिसकी वजह से यहाँ पे अटैचमेंट होगा एपिडर्मल और रूट हेयर्स के साथ। जैसे अटैच होगा तो यहाँ पे कर्लिंग हो गया, बैक्टीरिया ने उसको तोड़ दिया, वॉल को रप्चर किया और उसके अंदर घुस गया। घुसते ही उसने क्या किया, यहाँ पे थ्रेड का फॉर्मेशन कर लिया। थ्रेड फॉर्म करते ही वो कॉर्टेक्स तक के चला गया। कॉर्टेक्स तक के जाते ही फिर उसने इस तरह से नोडल्स का फॉर्मेशन कर लिया। तो ऐसा प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है, ठीक है बेटा। ओके, अब ये जो प्रोसेस यहाँ पे हुई तो फाइनली जो बैक्टीरिया है उसने रिलीज किया थ्रेड सेल्स को, देन डिफ्रेंसिएशन हुआ वहाँ पे, और एक स्पेशल नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स जो है यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। और यहाँ पे जो नोड्यूल्स स्टेबलाइज करता है एक डायरेक्ट वेस्कुलर कनेक्शंस, जो कि होस्ट मीन्स बैक्टीरिया के साथ जो भी न्यूट्रिएंट है वो एक्सचेंज कर पाए, ठीक है।
अब नोडल्स जो है उसमें चाहिए एक एंजाइम होता है जिसे नाइट्रोजनेज एंजाइम कहते हैं, आप देख रहे हो, जिसमें MOFE प्रोटीन होता है जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर सकता है, जो कि इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। अमोनिया के सिंथेसिस के लिए बेटा हाई इनपुट ऑफ एनर्जी चाहिए। एक अमोनिया बनाने के लिए 8 ATP का खर्च करना पड़ता है, जो कि रेस्पिरेशन जो होता है प्लांट में होस्ट सेल्स वहाँ से ऑब्टेन होता है। ये रिएक्शन थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, रिएक्शन को याद कर लेना। ये एक स्टेप्स है, ये स्टेप्स भी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले समझा दिया हूँ कैसे होता है। ओके, तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है बेटा। फाइनली नाइट्रोजनेज जो है ये हाईली सेंसिटिव होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से, इसलिए उसको एनारोबिक कंडीशन चाहिए होती है, और जो रिक्वायर्ड होता है एनारोबिक कंडीशन जिससे ऑक्सीजन से जो है प्रोटेक्शन मिलता है। लैग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव होता है कब? एनारोबिक अंडर फ्री लिविंग कंडीशंस, जहाँ पे नाइट्रोजन एंजाइम जो है यदि एरोबिक रहा तो काम नहीं कर पाएगा, और एनारोबिक रहा तो ही वो काम करेगा और नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, क्योंकि एनारोबिक कंडीशन ही नाइट्रोजन एंजाइम को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये हो गया बेटा, समझ में आ गया। यस। लास्ट टॉपिक है फैट ऑफ अमोनिया। ये क्या होता है ये देख लेते हैं। तो फैट ऑफ अमोनिया मतलब देखो, ये एक फिजियोलॉजिकल जो पीएच होता है, तो अमोनिया जनरली प्रोटोनेटेड होता है बेटा। किस फॉर्म में होगा बेटा? NH4+ अमोनियम आयन के फॉर्म में होता है। अब बहुत सारे प्लांट क्या करते हैं, इसे एसिमुलेट करते हैं किस फॉर्म में? नाइट्रेट के फॉर्म में या फिर NH4+ के फॉर्म में। तो NH4 जो है बेटा ये टॉक्सिक प्लांट के कंपैरिजन में क्वाइट टॉक्सिक होता है, इसलिए क्या है, प्लांट इसे एक्यूमुलेट नहीं करते। तो अब एक्यूमुलेट नहीं करते तो इसके लिए यहाँ पे सिंथेसिस होगा क्या चीज़? अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड का जो सिंथेसिस होता है दो तरीके से होता है। और फैट ऑफ अमोनिया मतलब अमाइनो एसिड में कैसे कन्वर्सन हो रहा है, तो एक रिडक्टिव एमिनेशन होता है, इस प्रोसेस से अमाइनो एसिड बनेगा, और दूसरा ट्रांस एमिनेशन होता है, इस तरह से यहाँ पर अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो अभी यहाँ पे देखिए रिडक्टिव एमिनेशन में क्या होता है, जो कीटो एसिड होता है अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड, इसका NH4 के साथ जब रिएक्शन होगा, एक एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। आपको याद होगा जब भी NADPH का रोल होगा जब डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम करता, बताया था मैंने। हाँ। ये अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड से ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। तो क्या हुआ बेटा? रिडक्शन हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन उसके साथ यूज हो गया, तो ये रिडक्टिव अमाइनेशन कहलाएगा। ठीक है। ट्रांस एमाइनेशन में क्या होगा? ट्रांसफर होता है बेटा। एक ग्रुप जो होता है, देखो ये अमाइनो डोनर है और ये अमाइनो एक्सेप्टर है, तो ये डोनर जो होता है अमाइनो को इसको ट्रांसफर कर देता है, तो ये अपने अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह से एक अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये क्या है, कीटो ग्रुप जो होता है जिसे कीटो एसिड कहते हैं, C++O, ये रेसिपिएंट की तरह काम करता है और ये अमाइनो डोनर की तरह काम करता है। तो ग्लूटामिक एसिड मेन अमाइनो एसिड होता है बेटा, जो फॉर्म हुआ देन अपना अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर करता है और इस तरह से अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? यस। यस। ओके, तो यहाँ पे अब ये जो प्रोसेस जो हो रही है, ठीक है, दोनों भी इम्पोर्टेंट बेटा, तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ लो कैसे हो रहा है। ठीक, ये इसमें मैं आपको, टाइम है क्या हमारे पास? कितना टाइम है? 40 मिनट है ना। ठीक है, कंसेप्ट थ्योरी समझ लो, फिर मैं आपको उसमें दोनों भी स्लाइड से भी समझा देता हूँ। तो देखो प्रोसेस एक्चुअली हुआ कैसे है वो देख लो पहले। ठीक है, प्रोसेस नंबर 1, फर्स्ट प्रोसेस जो है क्या कहा मैंने? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है, तो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड मीन्स यहाँ पे जो रहेगा COOH CS2, यार पेन लैग कर रहा है यार, COOH CS2 अगेन CS2 C++O COOH, ये हो गया बेटा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। याद आ रहा है, पढ़े थे हम लोगों ने। हाँ। ये रिएक्ट करता है NH4+ के साथ। कौन सा एंजाइम यहाँ पे काम करेगा? ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जो NADP
H से NADP में कन्वर्सन हो जाएगा इसका। तो अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड से ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, CH2 एंड CH2। ठीक है, इस तरह से है। फिर एक कार्बन के साथ यहाँ पे NH2H on COOH, तो ये अमोनिया जो है इसके साथ रिएक्ट कर गया बेटा। ठीक है, देन अभी एमाइड्स फॉर्म होगा। तो एमाइड्स कैसे, H2O और अगेन NH4 प्लस जब वहाँ पे रहेगा तो उससे क्या है, एमाइड्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे ग्लूटामाइन, ग्लूटामाइन जो है वो क्या है, एक एमाइड्स है। तो ग्लूटामाइन में क्या होगा, CO अगेन NH2 हो जाएगा यहाँ पर। बाकी का फॉर्मूला CH2 C NH2H और COOH। आपको ये ऐसा रिएक्शन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसा होता है। तो ये प्रोसेस नंबर 1 हो गई बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस जो है यहाँ पे इस तरह से हुआ। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप्स जो होती है, सेकंड स्टेप में क्या होगा बेटा, जैसे कि हम ले लेते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को। याद आ रहा फॉर्मूला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का क्या था, COOH, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, COOH। TCA में पढ़ाया था मैंने। इसका जब रिएक्शन NH4 प्लस के साथ होगा तो यहाँ पे एस्पार्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करेगा। तो एस्पार्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एस्पार्टिक एसिड बनाता है बेटा, CH2 C NH2 H एंड COOH, ऐसा हो गया। देन आगे फिर से इसका एमाइड हम देखेंगे तो क्या होगा, एमाइड में एस्पाराजिन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो H2O और NH2 फिर NH4 प्लस फिर से आएगा वहाँ पर। देन वो क्या है, एस्पार्टेट से एस्पाराजिन का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, फिर क्या होता है, जो हमने देखे थे बेटा ट्रांसपोर्ट में, जैलम में अमोनिया जो है अमोनियम आयन के फॉर्म में या ऑर्गेनिक अमोनिया के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। याद आ रहा है क्या? तो जाइलम के थ्रू अब इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम वेसल्स के थ्रू। ओके, तो जाइलम वेसल्स जो है इसका जो ट्रांसपोर्ट जो कर रहा है ये दो तरीके से करता है। एक तो एमाइड के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करेगा, और यही चीज एक यूरेट्स के फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट करेगा। तो एमाइड के फॉर्म में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है बेटा, तो जनरली जैसे लेग्यूम जो प्लांट है पी एंड क्लोव उसमें जाता है, और यूरेट्स के फॉर्म में सोयाबीन, पीनट, ग्राउंड नट इसमें जाता है। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन और कार्बन का जो रेशियो होता है वो हाई होता है किसमें बेटा, अमाइनो एसिड में 1/5 होता है और एमाइड में 2/5 होता है। ओके, तो ये चीज़ लास्ट में देखो समरी जो है आपको यही कहा है, ये ट्रांस एमिनेशन समझ में आ गया था आपको। एस्पार्जिन और ग्लूटामाइन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमाइड्स है जो प्लांट में देखने को मिलते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब स्ट्रक्चरल पार्ट होता है ये प्रोटीन का। देन ये आगे चल के फॉर्म होते हैं 2 अमाइनो एसिड, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, और इसी के साथ साथ अदर अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो ग्रुप जो है, जैसा हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ द एसिड में ये रिप्लेस्ड होता है NH2 रेडिकल से। ओके, तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हम देख रहे हैं इसमें देखो एमाइड्स जो है ज़्यादा नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू अमाइनो एसिड। देन इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा अदर पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर जाइलम वेसल्स। एडिशनल जो रहता है इसका ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम जो होता है नोड्यूल्स ऑफ द सम प्लांट, जैसे सोयाबीन उसमें एक्सपोर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है किसमें, यूरेट्स के फॉर्म में। और ये कंपाउंड जो होता है ये पर्टिकुलरली नाइट्रोजन का रेशियो कार्बन रेशियो के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। ओके, तो फाइनली आपका ये जो चैप्टर है ये भी आज कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आज NCERT पढ़िए। कुछ प्रॉब्लम रहा तो मुझे मैसेज कर देना, नहीं तो कल पूछ लेना।
हम्म, ठीक है बेटा, यस। किसी को कुछ पूछना है अभी? तो हाँ, बोलो। वो पीजीआर के फंक्शन याद नहीं होते हैं। पीजीआर के फंक्शन याद नहीं हो रहे हैं? वो भूल जाते बार बार। बार बार भूल जाते हैं। चलो तो एक काम करते हैं, उनका हम ट्रिक्स बनाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में मैं ट्राई करूँगा कि आपको उसके फंक्शंस का कुछ ट्रिक्स दे दूँ जिसकी हेल्प से आप याद रख पाओ उसे। हाँ। ठीक है बेटा, यस। चलो तो नेक्स्ट टेस्ट में हम लोग वो वाला पोर्शन को ट्राई करेंगे कैसे अच्छी तरह से हम याद रख सकते हैं। हाँ। चलो तो अभी रिवाइज कर लीजिए, कुछ प्रॉब्लम रहा तो पूछिए, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में सेल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे। आपको रिवाइज करके आना है, ठीक है? क्योंकि इसके बाद आगे के जो टेस्ट रहेंगे वो कॉम्बो टेस्ट होंगे आपके। और कॉम्बो टेस्ट में जैसे प्लांट फिजियोलॉजी इस बार हो गया तो उसके बाद प्लांट और ह्यूमन दोनों मिला के लूँगा मैं, ठीक है? फिर उसके बाद सेल बायोलॉजी जितना है वो सारा लेंगे, फिर सेल बायोलॉजी और आगे के जो चैप्टर रहेंगे उन दोनों को मिला के कॉम्बो में लेंगे। ऐसे करके हम लोग बेटा टेस्ट जो है यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा, यस। ठीक है? हम्म। चलो तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।